हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। डेट आज की 19 मई 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट न्यूज़ और एक्सप्लेन पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। फ्रंट पेज पे हम जो न्यूज़ देखेंगे वो है आपके सामने। वैसे तो फ्रंट पेज पे कोई भी इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं, पर थोड़ी सी जिस्ट अगर लें तो एक थोड़ी सी सुकून की एक लहर देख सकते हैं हम कि पॉजिटिविटी जो है वो केसेस की डिक्लाइन कर रही है और नए केसेस लगभग 200 डिस्ट्रिक्ट्स में अब कम होने लग गए हैं। तो ये एक अच्छी बात है। दूसरी तरफ नितिन गडकरी जी जो हमारे यहाँ पर रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, तो उन्होंने ये कहा है कि आप रॉयल्टी ले लो ना और फिर बाद में दूसरी फर्म्स को भी वैक्सीन प्रोड्यूस करने के लिए अलाउ कर दो। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि मान लो कोवैक्सीन के लिए भारत बायोटेक ने अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा मेहनत की, तो उनके पास में पेटेंट पावर है। तो ऐसे में कोवैक्सीन को एक चीज़ अलाउ कर दी जाए कि भाई आप आपके पास में जो टेक्नोलॉजी जो भी आपके पास में फॉर्मूला अवेलेबल है वैक्सीन को प्रोड्यूस करने का, वो आप अपनी इच्छा के हिसाब से जिसको भी देना चाहते हो उसको दे दो। बस ये शर्त है कि आपके लिए 10 हर एक मतलब जितना भी स्टॉक रहेगा उसका 10% आपको मार्जिन मिलता रहेगा। तो ये रॉयल्टी हो गई। तो क्यों ना एक इस ऑप्शन पे काम किया जा सकता है। और बोले कि केवल इंडियन गवर्नमेंट ही नहीं, वर्ल्ड लेवल पे भी अगर ये प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी जाए तो ऐसे में पेटेंट वाली कंपनी को भी ऑब्जेक्शन नहीं होगा और आसानी से वैक्सीन की शॉर्टेज भी खत्म होगी। तो एक ये चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है जो कि अच्छी बात है, आप लिख लो इस चीज़ को। इसके अलावा आप देखोगे दिल्ली गवर्नमेंट ने एक्स ग्रेशिया डेथ मतलब एक्स ग्रेशिया देने की बात की है डेथ्स के लिए। बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो भी कोविड-19 के चलते पेरेंट्स की जिनकी डेथ हुई है या फिर मान लो मेल फीमेल काउंटर पार्ट्स में से कोई भी अर्निंग है और उसकी डेथ हो गई, तो ऐसे में एक तो पेंशन का प्रोविज़न किया गया है और दूसरी तरफ 50,000 रुपये पर डेथ के हिसाब से दिया जाएगा। अब चाहे वो फैमिली कोई सी भी हो, अच्छी खासी इनकम वाली हो या चाहे लोअर इनकम की हो, तो ओवरऑल बात यह है कि अपनी तरफ से ये एक्स ग्रेशिया एक सपोर्ट देने की बात की गई है डेथ जो कोविड-19 के चलते हुई है। ये केवल दिल्ली सरकार ही नहीं, मध्य प्रदेश सरकार भी कर रही है, राजस्थान सरकार भी कर रही है। अलग अलग स्टेट्स में ये प्रोविज़न किए जा रहे हैं। कुछ स्टेट्स में प्रोविज़न किए जा रहे हैं कि जो बच्चे जिनके अर्निंग पेरेंट में से कोई भी एक्सपायर हो गया हो तो उस केस में उनको फ्री में एजुकेशन देने की बात की गई है। यहाँ पर मैं बताता हूँ, जयपुर में मानसिंह स्कूल है, तो स्कूल की तरफ से भी इनिशिएटिव लिया गया है ये। तो ये कहीं ना कहीं एक वही बात है कि चलो मर्ज में तो हम नहीं कर पाए कुछ, पर थोड़ी राहत तो दी जा सकती है ना घाव पर, तो वो वाली बात है ये। ठीक है, इसके अलावा आप ये देख सकते हो इथिक्स में आप एम्पैथी और एंटीपैथी समथिंग जो टर्म्स आती है उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो गांव के लोगों के पास में सुकमा जिले की बात है, छत्तीसगढ़ में जो बस्तर वाला रीजन है जहां पर माओइस्ट एक्टिविटी ज़्यादा रहती है उस रीजन की बात है। वहां पर सिक्योरिटी कैंप के बाहर सुकमा जिले में गांव वाले प्रोटेस्ट कर रहे थे, भाई हमारे पास में रोटियों के शॉर्टेज चल रही है, हमारा पेट नहीं भर रहा है। तो ऐसे में उनके ऊपर फायर की जाती है और 3 प्रोटेस्टर्स की डेथ हो जाती है, जिनमें से एक तो ये बंदा था जो आपके सामने मैंने एनसर्कल किया है। तो पॉइंट यहां पर क्या है, ये एंटीपैथी है कि अगर वहां पर पुलिस ऑफिसर्स ने सिंपैथी या एम्पैथी दिखाई होती तो कहीं ना कहीं वो उनके बारे में उनका दर्द समझ पाते। उस प्रोटेस्ट का उन्होंने फायर के बेसिस पे जवाब दिया जो कि बहुत ही गलत है। इस केस को आप कहीं ना कहीं एंटीपैथी का पॉइंट आ जाए ना कभी आपके सामने, तो आप इसको कोट कर सकते हो, इस पर्टिकुलर पॉइंट को, इस पर्टिकुलर लाइन को। ठीक है ना, ये ध्यान रखोगे, फायरिंग की गई थी। इसके अलावा आप देखोगे कि प्रधानमंत्री ने अलग अलग चीफ मिनिस्टर्स के साथ इंटरेक्ट किया, तो उन्होंने कहा कि एक तो हमें वैक्सीन बूस्ट करना है और साथ में शेड्यूल भी फिक्स कर देना है कि कैसे हम वैक्सीनेशन को कर सकते हैं। साथ में ये कहा इन्होंने कि चुनौती बड़ी है लेकिन हमारा हौसला उससे भी बड़ा है और हमारा रिस्पॉन्स ना भूतो ना भविष्यति ऐसा होना चाहिए कि ना तो पहले कभी हुआ है ना अभी आगे हो सकता है। इस तरीके के अप्रोच के साथ में हमें काम करने की जरूरत है। देखो होता क्या है, कभी भी कोई लीडर होता है ना, तो लीडर के बहुत सारे काम होते हैं। उन कामों में से एक होता है कि कॉन्फिडेंस डाउन नहीं जाना चाहिए जो भी फॉलोवर्स हैं उनका, और कॉन्फिडेंस बूस्ट करना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कॉन्फिडेंस अगर आप में है तो आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है ना, तो ऐसे में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्राइम मिनिस्टर अपने सीएम्स के साथ में इंटरेक्ट करते हैं और ये बातें, खैर वो हमारे इतना काम का है नहीं। इसके अलावा और एक भी न्यूज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जिसके लिए हमें डिस्कशन करने की ज़रूरत हो। राजस्थान के लिए बताया जा रहा है कि हर 2 केसेस में से एक केस तो गाँव से आ रहा है। इतना ज़्यादा कोरोना फैल गया है गाँव में, देख सकते हो आप। ठीक है, न्यूज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस पॉइंट इतना सा है कि कोरोना फैल कितना गया है। आगे चलते हैं।
पेज नंबर 4 पे देखिए तो साइक्लोन के बारे में दिया हुआ है, साइक्लोन ताउते के बारे में। इसके लिए हमने पूरी डिटेल पहले से गेन कर ली है, तो ज़्यादा कुछ हम पढ़ेंगे नहीं। बस आपको जो चीज़ बोली थी वो आपने नहीं की है तो अब कर लेना, कि जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, ट्रॉपिकल साइक्लोजेनेसिस, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कैसे जनरेट होते हैं, तो उनके बारे में आपको रीड आउट करना है। वो अगर आपने नहीं किया तो करो। दूसरी चीज़, गुजरात में ज़्यादा नुकसान सौराष्ट्र वाले रीजन में हुआ। अब सौराष्ट्र वाला रीजन अगर मैं बताऊं, गुजरात का अगर आप मैप देखोगे तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से है गुजरात का लगभग मैप। तो इसमें ये जो नीचे वाली लो बना, इसको सौराष्ट्र बोला जाता है, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। ऊपर वाला कच्छ वाला रीजन बोला जाता है, इधर सूरत की तरफ वाला ये काठियावाड़ रीजन हो जाता है, ये आप ध्यान रखोगे, ठीक है। तो यहाँ पर गिर फॉरेस्ट इधर ही है, यहाँ पर नीचे वाली लो बना गुजरात की वहीं पर, तो वहाँ पर ज़्यादा नुकसान किया है इसने, ताउते ने, ठीक है। आगे चलते हैं, डिटेल में हम आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो एक तो है इंडिया, इजराइल और पैलेस्टीन, इन तीनों के बीच की क्या इक्वेशन है। और दूसरा हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे WHO और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक स्टडी का डेटा रिलीज किया गया है, जिसमें ये बताया गया कि ज़्यादा लंबे घंटों तक अगर किसी ने काम किया है ना, तो उसके ज़्यादा चांसेस रहे स्ट्रोक या फिर हार्ट से रिलेटेड डेथ्स के। देखेंगे इस आर्टिकल को भी। इसके अलावा दूसरा आर्टिकल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हम डिस्कस नहीं करेंगे, पॉलिटिक्स है केरला की। आगे देखते हैं, वर्ल्ड पेज पे हम एक न्यूज़ डिस्कस करेंगे ये वाली, कि G20 में कोविड के वैक्सीन्स को लेकर के जो पेटेंट वेवियर की बातचीत अभी USA ने शुरू की थी, जिसमें साउथ अफ्रीका और इंडिया पहले से ही थे और USA ने भी ज्वाइन कर लिया था कि हाँ पेटेंट में वेवियर देना चाहिए, बट यूरोपियन यूनियन या फिर दूसरे जो कंट्रीज हैं उन्होंने अड़ंगे लगा दिए। तो जानेंगे इस आर्टिकल के थ्रू। और इधर आप देख सकते हो एक और पॉइंट, कि चाइना ने अफगानिस्तान में पीस टॉक्स के लिए एक ऑप्शन दिया है कि हम कहीं ना कहीं तालिबान और अफगानिस्तान की रूलिंग जो गवर्नमेंट है, जो अशरफ गनी की सरकार है, उनमें बातचीत करवा सकते हैं। तो चाइना कहीं ना कहीं USA के विड्रॉल पर अपने रोल को रिकॉग्नाइज कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे में एक चीज़ तो देखो, अफगानिस्तान में पीस आती है तो इंडिया के लिए अच्छी बात है, बट चाइना का रोल अगर बढ़ता है तो इंडिया के लिए थ्रेट है। दोनों ही चीज़ें यहाँ कहीं ना कहीं इंडिया के लिए प्लस और माइनस दोनों दिखाई देंगे आपको, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो 50 माइग्रेंट जो हैं वो ट्यूनीशिया की कोस्टल रीजन में डूब गए। बेसिकली इस पॉइंट को, इस आर्टिकल को इसलिए अनसर्कल किया है, इसके बारे में हम मैप देखेंगे, वो अभी मैप मैं आपको सीधा दिखा देता हूँ। ये देखो आपके सामने स्क्रीन पर है मेडिटेरेनियन सी। मेडिटेरेनियन सी के जो कोस्टल स्टेट्स हैं, कोस्टल कंट्रीज हैं, उनके नाम आप देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बार एक क्वेश्चन मैपिंग पे आ ही जाता है, और इसमें मेडिटेरेनियन सी में वेस्ट एशिया बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे में सबसे ऊपर आप देख सकते हो टर्की से इधर देखो सीरिया, और यहाँ पर है साइप्रस, ठीक है। फिर इधर आप देखोगे यहाँ पे लेबनान से कनेक्टेड है ये इजराइल, और इजराइल में छोटा सा पोर्शन है ये पैलेस्तीन, जिसको मैं एनसर्कल करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, ये वाला पोर्शन, और ये छोटा सा गाजा स्ट्रिप, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट चल ही रहा है, आपको पता है ही। इसके अलावा आप देख सकते हो ये है जॉर्डन, ये सिनाई पेनिनसुला जो कि इजिप्ट का ही पार्ट है। इजिप्ट बेसिकली मिस्र जिसको हिंदी में बोलते हैं, वो मेजरली पार्ट तो है किसका, अफ्रीका का, बट इसका छोटा सा पार्ट जो कि सिनाई पेनिनसुला है वो एशिया में आता है। ये ध्यान रखेंगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये, एक भी चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए। फिर इजिप्ट के बाद में आप देखते हो लीबिया में गल्फ ऑफ सिद्रा। इसके अलावा ये है ट्यूनीशिया, इसके कोस्टल रीजन में 50 जने डूब करके मरे हैं। तो ऐसे में ये मैप हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अल्जीरिया, एल्जियर्स इसकी कैपिटल, फिर मोरक्को, रबत, ऐसे स्पेन, फिर आगे आप ये देखो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर इधर, ओके। इसके आगे आप देखो फ्रांस से आगे आओगे इधर इटली आ जाएगा। इटली में ही यहाँ पर ये देखो वेटिकन सिटी, वर्ल्ड का सबसे छोटा कंट्री, ठीक है। ये आ गए, मैंने पहले भी कभी आपको बताया होगा, बाल्कन कंट्रीज जिनको बोला जाता है। ये वो छोटे छोटे कंट्रीज हैं जो पहले कोई ज़माने में यूगोस्लाविया नाम से जाने जाते थे, और वो फिर ब्रेक होकर के छोटे छोटे कंट्रीज बन गए। जैसे कि यहाँ पे देखो क्रोएशिया, बोस्निया हर्जगोविना समथिंग ऐसे नाम है, मोंटेनिग्रो, ये देखो अल्बानिया, सिमिलरली ग्रीस देखो। यहाँ पर हमने देखा था ब्लैक सी का मैप मैंने बताया था आपको, तो इसमें टर्की और ये तो हो गए थे सारे, बट ये नाम याद नहीं आ रहे थे मेरे को, एक तो रोमानिया और एक बुल्गारिया, ये ब्लैक सी के, और ये क्रीमियन पेनिनसुला जिसको लेकर के यूक्रेन और रशिया के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, और रशिया ने इसको हड़प लिया था 2014 में, और इसके हड़पने के चलते ही कहीं ना कहीं रशिया को पहले जो G8 ग्रुप हुआ करता था उससे निकाल दिया, ग्रुप बन गया G7, ओके। इसके अलावा इस मैप में एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, कुछ भी मत छोड़ना आप। देखिए एजियन सी,
और ब्लैक सी, एड्रियाटिक सी, ये सारे एक्सटेंशन है मेडिटरेनियन सी के। ब्लैक सी नहीं है एक्सटेंशन, बेसिकली एजियन सी इसका एक्सटेंशन है, एड्रियाटिक सी इसका एक्सटेंशन है। ऐसे ही ये टाइरिबियन, ये नाम एक बार जरूर देखो, गल्फ ऑफ लियोन यहाँ पे फ्रांस में पड़ेगा, ठीक है। तो ये नाम आप जरूर देखोगे और इस मैप को एक बार देख लेना। टेलीग्राम पे मैं शेयर करूंगा, बाकी यहाँ पर भी एक बार आप देख लो। आगे चलते हैं। इकोनॉमी पेज पे हमारे लिए एक तो है डिसइन्वेस्टमेंट से रिलेटेड आर्टिकल, जिसमें आईडीबीआई बैंक के लिए कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने अपनी तरफ से अप्रूवल दे दिया। एलआईसी की बातचीत अब नेक्स्ट मंथ होने वाली है फाइनल, तो एक तो ये देखेंगे। दूसरा, फरजाद बी गैस फील्ड ईरान में है, वहां पर इंडिया की एक कंपनी लगी हुई थी, कैसे भी करके टेंडर हाथ लग जाए, जिसका नाम है OVL, दैट मीन्स ONGC विदेश लिमिटेड। पर हुआ क्या, अपने हाथों से ये निकल चुका है। अब ईरान की ही एक कंपनी वहां पर गैस एक्सप्लॉइटेशन करेगी, तो इसका भी, ये भी मैप पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे हम इस आर्टिकल को। बाकी अगर देखोगे तो सेंसेक्स राइज क्यों हुआ, कैसे हुआ, यह हमारे काम का है नहीं। इधर एक ये आर्टिकल है जिसमें ये बताया हुआ है कि जिनको भी छूट दी जा रही है इंपोर्ट ड्यूटी से गुड्स को, तो उनको पहले अपनी इंफॉर्मेशन को पहले ही बताना पड़ेगा, जो भी कस्टम ऑफिसर्स हैं उनको, तब जाकर के उनको छूट दी जाएगी। तो अभी क्या है, कंसेशन दिए जा रहे हैं बहुत सारे। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट कंसेशन जो मिल रहा है वो आप देख सकते हो, जो इनपुट्स रिक्वायर्ड हैं वैक्सीन प्रोडक्शन के लिए, ड्रग्स प्रोडक्शन के लिए, कोविड-19 को रोकने के लिए, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ है। तो ज़्यादा कुछ तो नहीं है, बस आपके लिए एक छोटी सी इंपॉर्टेंट टास्क देखें तो CBIC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, इसके बारे में आपको थोड़ा सा गूगल करना है, यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लो इसके बारे में, ठीक है। अब चलते हैं पूरे, जो हमारे पास में 2-4 आर्टिकल है उनको डिटेल में जानने के लिए। आगे बढ़ने से पहले फरजाद बी जो है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखो यहाँ पे ये पर्शियन गल्फ आ गई है, ठीक है। यहाँ पे ईरान है, ये आ गया कुवैत, और ये है इराक, ठीक है। इराक का छोटा सा हिस्सा यहाँ पे कोस्टल रीजन है। ये सऊदी अरब हो गया, इधर आप देख सकते हो कतर, और ये है बहरीन, बहुत अच्छा से समझाया हुआ है इस मैप में। इसके अलावा आपको ओमान दिख गया होगा, और UAE, यहाँ पे देखो ओमान, और ये इसके नीचे UAE। तो बेसिकली यहाँ पर आप देखो, ये ओमान की टिप है और ये ईरान है, इनके बीच में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज है, ये ध्यान रखेंगे आप। दूसरा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज जो है वो पर्शियन गल्फ को कनेक्ट कर रही है इधर अरेबियन सी के साथ में, ये ध्यान रखेंगे। और सेपरेट किसको कर रही है, ओमान और ईरान को। अब बात करते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है, दैट इज फरजाद बी। तो ये है वो गैस फील्ड, ऑफ शोर गैस फील्ड, जो कि ईरान के अंडर में है। और यहां पर जो बिडिंग चल रही है, देखो इस ऑफशोर गैस फील्ड को ढूंढने में इंडिया की कंपनी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, बट अल्टीमेटली हुआ क्या, ये टेंडर हमारे हाथ से निकल गया। जिसमें एक जो पॉइंट है ना, वो है कि जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट हुआ करते थे USA के, तो उन्होंने ईरान पर बहुत ज़्यादा सैंक्शंस लगा दिए थे। आपको पता है ना, जो जैकपोआ ट्रीटी थी उससे भी विड्रॉ कर लिया था, और ये भी कह दिया था कि जिस भी कंट्री ने ईरान के साथ में अपने रिलेशन अच्छे रखे, उन पर हम बहुत ज़्यादा सैंक्शन लगाएंगे, उनके साथ में हमारे रिलेशन अच्छे नहीं रहेंगे। तो ऐसे में ट्रंप ने क्या किया था, ईरान पर बैन लगा दिए थे, सैंक्शंस लगा दिए थे। तो उसका असर भी, उसका साइड इफेक्ट भी कहीं ना कहीं यहाँ पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि इंडियन कंपनी ने जल्दबाजी या जल्दी नहीं किया, मतलब एक होता है ना, क्विक डिसीजन नहीं लिए गए, तो ऐसे में ये हाथ से निकल गया। और अल्टीमेटली अब यहाँ पर गैस एक्सप्लॉइटेशन का काम करेगी ईरान की ही एक कंपनी, समझ गए। तो ये है पूरा मुद्दा। और फरजाद A यहाँ पर है, फरजाद B यहाँ पर, ये दोनों लाइन में ही है। तो आप इस मैप को भी थोड़ा ध्यान से देख लें। तो 2 मैप आज आपके कवर हो गए, दोनों आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। आगे चलते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं वर्ल्ड पेज की जो न्यूज़ है वो ये देखो। एक तो G20 कंट्रीज़ ने कोविड पेटेंट को लेकर के जो वेवियर देने की बातचीत चल रही थी ना, तो उनको एक बार होल्ड पे कर दिया है। वाटरिंग डाउन का मतलब एक तरीके से ठंडा कर दिया है इस बात को, क्योंकि मुद्दा क्या था, देखो WHO ने एक तो अपनी तरफ से प्रोविज़न रखा था कि फंड्स की अवेलेबिलिटी हो, जिससे कि गरीब देशों में भी वैक्सीन, ड्रग्स, इनकी फैसिलिटी इंश्योर की जा सके, नंबर 1। दूसरी तरफ ये कहा गया था कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं उनमें छूट दे दी जाएगी, जिससे कि कोविड-19 वैक्सीन्स को प्रोड्यूस करने के लिए दूसरी कंपनीज को सोचना ना पड़े और आसानी से वो प्रोड्यूस कर सकें। ऐसे में ये दोनों प्रोविजंस जो थे वो कहीं ना कहीं ऐसे थे कि हाँ वेलफेयर करना चाहते हो, बट वही चीज़ यूरोपियन यूनियन जिसका डाउट था और दूसरे जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज़ हैं उन्होंने ऑब्जेक्ट कर दिया, डाउट राइज कर दिए। तो ऐसे में उन्होंने क्या ऑप्शन दिया है, वो कुछ ऐसा कि एक वॉलेंट्री लाइसेंसिंग का प्रोविज़न करवा दो आप, ठीक है।
एक तो ये कि यूएसए अगर अपने यहाँ से वैक्सीन के रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट के रेस्ट्रिक्शंस हटा देगा तो एक तो बोला वैक्सीन शॉर्टेज नहीं होगी। मतलब यूरोपियन यूनियन और ये ऑब्जेक्ट करने वाले कंट्रीज ने क्या सजेशन दिए हैं कि यूएसए को अपनी एक्सपोर्ट पर जो रेस्ट्रिक्शन लगा रखी है ना यूएसए ने, रॉ मटेरियल जो वैक्सीन प्रोड्यूस करने के लिए रिक्वायर्ड है उस पर, तो बोलो आप उसको हटा दो, पहला काम। दूसरा, ट्रांसफर करो आप नो हाउ, दैट मीन्स वॉलेंट्री, आप यहां पर वॉलेंट्री लाइसेंसिंग की बात कर रहे हो, ठीक है। वॉलेंट्री लाइसेंसिंग का मतलब हो गया कि जिस कंपनी ने रिसर्च की और उसके पास में पेटेंट है वो कुछ हिस्सा, कुछ परसेंट फिक्स कर लेगा कि भाई इतने परसेंट आप मुझे दोगे, इसके बदले में हम आपको टेक्नोलॉजी या फिर जो भी टेक्निक हमारे पास में अवेलेबल है वैक्सीन प्रोड्यूस करने की वो हम अवेल कराएंगे। और वो अवेल किसको कराया जाएगा? दूसरी फार्मास्यूटिकल कंपनीज को। तो ऐसे में क्या हो जाएगा? वैक्सीन प्रोडक्शन आसानी से हो जाएगा और इसी को बोल दिया जाएगा क्या? वॉलंटरी लाइसेंसिंग। एक मैंने आपको बताया था कंपल्सरी लाइसेंसिंग, उसमें सरकार लाइसेंस दे देती है दूसरी कंपनीज को कि आपको पेटेंट से डरने की जरूरत नहीं है, आप तो प्रोड्यूस करो अंधाधुंध, ठीक है। तो पॉइंट यहां पर क्या आ गया कि जो यहां पर वेवियर की बात की गई थी ना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में बिल्कुल छूट देने की, वो वेवियर की बजाय यहां पर कुछ दूसरे ऑप्शंस बता दिए इन्होंने, जिनके ऊपर अब देखने वाली बात यह है कि G20 की मीटिंग हुई है, ड्राफ्ट तैयार है, अब इसको थोड़ा अमली जामा पहनाने में थोड़ा टाइम लगेगा, डिस्कशंस और होंगे, अब टाइम बताएगा कि अल्टीमेटली क्या फाइनलाइज होता है, ठीक है। तो पेटेंट पूलिंग की बात कर दी। इन शॉर्ट बात यह है कि सब अपने अपने पेटेंट्स को लेकर क्या हो, एक जगह इकट्ठे करो और फिर बाद में अपनी अपनी परसेंट बता दो कि कितना परसेंट आप लेना चाहते हो। तो ऐसे में फिर आप पेटेंट्स के जो टेक्निक है, टेक्निकल नो हाउ, जिसमें कि वैक्सीन कैसे प्रोड्यूस किया जाएगा, क्या इनपुट रिक्वायर्ड है, वो सारी चीजें वो आप अवेल करा दो दूसरे मैन्युफैक्चरर्स को। तो ये प्रोविजन है, ये बातचीत चल रही है G20 में। तो ऐसे में साउथ अफ्रीका और इंडिया ने जो शुरुआत की थी ना पेटेंट से रिमूवल के लिए, पेटेंट का वेवियर देने की, बोलो उसमें कहीं ना कहीं यूएसए ने ज्वाइन किया था, बट अभी यूरोपियन यूनियन ने अपनी तरफ से ये पॉइंट राइज कर दिया, ठीक है। तो ये मुद्दा था सारा जो हमने समझा, यहां पर आप थोड़ा सा और ध्यान से देख लेना, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है इंडिया, इजराइल एंड पैलेस्टीन। क्या रिलेशन है इंडिया, इजराइल, पैलेस्टीन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। देखो मंडे को हुआ क्या है, इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं यूनाइटेड नेशन में अभी TS तिरुमूर्ति, तो उन्होंने एक केयरफुली बहुत ही बैलेंस स्टेटमेंट दिया है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के लिए कि एक ओपन डिबेट होना चाहिए, क्योंकि अभी जो इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में जो वायलेंस है वो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, तो इस पर एक ओपन डिबेट होना चाहिए। तो यहाँ पर पॉइंट किया जाता है कि कहीं ना कहीं इंडिया एक बैलेंस बनाना चाहता है इजराइल और पैलेस्तीन के बीच में, और उसमें अभी ये जो ओपन डिबेट की बात की गई है, इसका मतलब क्या हो गया कि अभी भी पैलेस्तीन के फेवर में इंडिया थोड़ा बहुत चाहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बैलेंस बने वहाँ पर। क्योंकि हो क्या रहा है कि पिछले 2014 से जब से मोदी सरकार आई है तब से आप देख सकते हो कि इजराइल के साथ में हमारे रिलेशन इंप्रूव हुए हैं। तो ऐसे में पैलेस्टीनियन जो क्या है वो सोचते हैं कि कहीं, या फिर अरब वर्ल्ड सोचता है कि इंडिया जो है कहीं ना कहीं पूरा इजराइल की तरफ जा चुका है। तो ऐसे में एक बैलेंस बनाने वाला स्टेटमेंट है ओपन डिबेट वाला। आप देखोगे ये स्टेटमेंट इंडिया ने अपनी तरफ से दिया है, तो कहीं ना कहीं इजराइल को इस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराया है कि भाई करंट जो साइकिल ऑफ वायलेंस है ना, जिसमें एक दूसरे के ऊपर आप रॉकेट डाल रहे हो, तो बोले इसकी शुरुआत इजराइल ने ही की थी। और दूसरी चीज, ये अब की बार जो मुद्दा था वो ईस्ट यरूशलेम से शुरू हुआ था, ना कि गाजा पट्टी से, जिसको अभी जो हमास है वो गाजा स्ट्रिप पे ऑपरेट कर रहा है और ईस्टर्न यरूशलेम लोकेट करता है वेस्टर्न बैंक पे। तो वहां उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है, तो बोलो उसकी शुरुआत यरूशलेम से ही होगी थी, और जहां हमें पता ही है अल अक्सा मस्जिद, वहां से ये मुद्दा शुरू हुआ था। तो ये क्लियर कट स्टेटमेंट दिए हैं, और ये एक मैसेज भी है इजराइल को कि अभी क्या है इंडिया की पॉलिसी एक सेटलर की, कि इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में मुद्दा जो है वो कैसे भी सेटल हो जाए। ये जो स्टेटमेंट है ये आप देख सकते हो, जो इंडिया का हिस्टोरिक स्टेटस को रहा है ना, कि इंडिया ने हमेशा से देखो यरूशलेम को बहुत इंपॉर्टेंट माना है, जिसमें एक इंपॉर्टेंट प्लेस है जिसका नाम है हरमल अल शरीफ, जिसको टेंपल माउंट भी बोला जाता है। बोलो उसको बहुत रिस्पेक्ट करने की जरूरत है। ये ऐसी प्लेस है जो कि जूज और इस्लाम दोनों के लिए, जुडाइज्म ये मतलब यहूदियों के लिए भी और इस्लामिक लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है। तो ऐसे में
यहाँ पर एक सेटलमेंट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, अब्राहम से ही ये अपना ओरिजिन मानते हैं ज्यूज और मुस्लिम्स। तो ऐसे में अब्राहम अकॉर्ड बोला गया था जब इजराइल के साथ में यूएई और दूसरे बहरीन या फिर इजिप्ट, जॉर्डन, इन कंट्रीज ने अपने रिलेशनशिप को थोड़ा नॉर्मलाइज करने की कोशिश की थी। आप देखोगे ये बैलेंसिंग है ना, ये कोई अभी की बात नहीं है। इंडिया ने पहले हमेशा से बैलेंसिंग की बात की है, बट फिर पिछले कुछ सालों में थोड़ा सा देखने को मिला कि इंडिया कहीं ना कहीं प्रो इजराइल हो गया है। बट फिर से अपने स्टेटमेंट देना कि भाई हम सेटलर की तरह काम करेंगे, एक ओपन डिबेट होना चाहिए। ये जो करंट वायलेंस हो रहा है, तो इसमें इंडिया की एक फिर से जो पुरानी एक इमेज थी कि हाँ इंडिया कैसे भी करके दोनों कंट्रीज को सेटल कराना चाहता है, वो इमेज रिवाइव हो रही है, जो कि एक सही बात है। अगर आगे हम देखें, अभी क्या है, इनडिस्क्रिमिनेट रॉकेट फायरिंग हो रही है गाजा से भी और गाजा पर भी। तो ऐसे में लोगों की बहुत ज्यादा मौत हो रही है, जो कि कहीं ना कहीं रुकनी चाहिए। अब हम देख लेते हैं, देखो कि हमारा रिलेशन क्या रहा है पैलेस्टीन के साथ में और क्या रहा फिर बाद में धीरे धीरे इजराइल के साथ में। तो सबसे पहले हम देखेंगे नेहरू से पीवी नरसिम्हा राव तक की टाइम की बात करें। हमने इस टाइम पर बैलेंसिंग की बात रखी। हमेशा इंडिया का डिसीजन ये रहा कि इजराइल के साथ में नॉर्मल रिलेशन जो है वो कहीं ना कहीं, नॉर्मल का मतलब एक फ्रेंडली रिलेशन बनाने से पहले दोनों कंट्रीज के बीच में सेटलमेंट हो। और ये नॉर्मल रिलेशन करने की बात शुरू हुई थी 1992 में, जब सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हो गया था, यूएसएसआर का जो है वो डिसइंटीग्रेशन हो गया था। उसके बाद में फिर 1992 में आप देखोगे इजराइल को थोड़ा रिकॉग्निशन मिलना शुरू होता है, जैसे कि हमने तल अवीव में हमारी एम्बेसी ओपन कर ली थी। इजराइल की जो कैपिटल है वहां पर हमने हमारी एम्बेसी ओपन कर ली थी। तो ऐसे में आप देखोगे कि पहला इवेंट क्या हुआ 1990s में, यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन। दूसरा, वेस्ट एशिया में फर्स्ट गल्फ वॉर हुआ था 1990 में। ये गल्फ वॉर आप देख सकते हो, सुबह भी मैंने कोट किया था इस मूवी को, जो अक्षय कुमार की मूवी है ना एयरलिफ्ट, उस मूवी को यहां पर आप देख सकते हो कि जब सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर अटैक किया और कुवैत को कैप्चर कर लिया, तो उस टाइम पर अरब वर्ल्ड तो था कुवैत के साथ में, ध्यान देना आप, अरब वर्ल्ड तो था कुवैत के साथ में, और पैलेस्टीन में जो पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन वो था, उसने सपोर्ट कर दिया सद्दाम का। तो ऐसे में क्या हो गया कि अरब वर्ल्ड ने पैलेस्टीन के इंटरेस्ट को ध्यान में रखना बंद कर दिया, कि बोला अरब पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन है वो सद्दाम जैसे एक, मतलब आप कह सकते हो डिक्टेटर का सपोर्ट कर रहा है, तो ऐसे में बोला हम साथ नहीं देंगे। तो पैलेस्टीन की जो डिमांड थी जिसमें अरब सपोर्ट था वो वीक पड़ जाता है। तो ये दो इवेंट ऐसे थे जिसके चलते पैलेस्टीन का जो सपोर्ट था या पैलेस्टीन का जो स्टेटस था वो डाउन हो गया। और अल्टीमेटली रिजल्ट क्या हुआ, इंडिया ने अपनी एम्बेसी पहली बार खोली तल अवीव में जनवरी 1992 में। इसके साथ में आप देख सकते हो कि इंडिया के रिलेशन इजराइल के साथ में ठीक ठीक थोड़े थोड़े बनने शुरू हो गए थे। इसके पहले तो इंडिया का रिलेशन कैसा था कि मानो इंडिया जो है वो इजराइल को कोल्ड शोल्डर प्रोवाइड कर रहा है। दैट मीन्स इंडिया जो है वो कहीं ना कहीं डिसरिगार्ड कर रहा था इजराइल को। बट वही चीज़ अब तो धीरे धीरे डिप्लोमेटिक टाइज की तरफ भी बढ़ना शुरू हो गए। देखो, जवाहरलाल नेहरू जी से जब पूछा गया कि भाई आप इजराइल को क्यों रिकॉग्नाइज कर रहे हो, तो इसके पीछे उन्होंने ये कहा कि ये एक स्टैब्लिश्ड फैक्ट है कि इजराइल जो है वो अभी कहीं ना कहीं रियलिटी है, हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। दूसरा, दो यूएन के मेंबर्स के बीच में अगर दुश्मनी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनको रिकॉग्नाइज ना करें। तो ऐसे में आप देखोगे हमने बायलैटरल रिलेशनशिप तो शुरुआत कब की थी, जब मुंबई में पहली बार 1953 के टाइम पर आप देखोगे इंडियन जूस कम्युनिटी को वीज़ा इशू कर दिए गए थे। मतलब इंडिया में जो यहूदीज रह रहे थे उनको आना जाना अलाउ कर दिया गया था। दूसरी तरफ जो क्रिश्चियन पिलग्रिम्स थे उनको भी अलाउ कर दिया गया था कि आप भी जाके आ सकते हो इजराइल। तो ऐसे में 1953 से हमारे रिलेशन इजराइल से ठीक होते हैं। फिर 1982 की अगर बात करें तो इंडिया ने अपनी तरफ से जो काउंसिल मतलब जो फॉरेन रिलेशंस में आप देखोगे जो इजराइल के डिप्लॉयड इंडिविजुअल्स थे इंडिया में, उनको एक्सपेल कर दिया गया था, क्योंकि एक न्यूज़पेपर में इंटरव्यू के टाइम पे उन कॉन्सल जनरल ने इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को क्रिटिसाइज कर दिया था। फिर 6 साल के बाद में फिर से इंडिया इजराइल के रिलेशन थोड़े से ट्रैक पे आते हैं। तो ऐसे आप देख सकते हो कि कहीं ना कहीं इजराइल को रिकॉग्नाइज करना, इजराइल के साथ में बायलैटरल रिलेशन की शुरुआत होना,
ये कहीं ना कहीं हम शुरुआती 4 दशक में, जब से हम इंडिपेंडेंट हुए तब से लेकर के 1990 से 90-92 तक हम देख सकते हैं ये रिलेशन रहा था। फिर 1948 में एक इंडिया इकलौता, अब अगर इजराइल की बात की जाए ना, इजराइल को हमने कैसे देखा, कैसे एक बैलेंसिंग पावर के तौर पे देखा कि एक तरफ तो इजराइल के साथ में हमने बायलैटरल रिलेशन भी बढ़ाए, तो दूसरी तरफ जहां जहां पर भी इजराइल के सवाल उठे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को इनको लेने में, तो इंडिया बिल्कुल पीछे नहीं था इजराइल को क्रिटिसाइज करने में। इंडिया इकलौता आप कहोगे नॉन अरब स्टेट्स में से एक था, 13 ऐसे कंट्रीज थे टोटल जिन्होंने यूनाइटेड नेशन में पार्टीशन प्लान ऑफ पैलेस्टीन के अगेंस्ट में वोट किया कि जो पूरी लैंड है ना, वो बोले वो पैलेस्टीन की ही है, इजराइल का कोई हिस्सा नहीं है। मतलब इजराइल के क्रिएशन तक को भी इंडिया ने बिल्कुल मना कर दिया था। इसके अलावा इस चीज़ को अलग अलग स्कॉलर्स ने अलग अलग बात बोली, क्योंकि इंडिया के पास में बोला अपनी खुद की बिटर हिस्ट्री रही है जिसमें इंडिया पाकिस्तान का रिलीजन के नाम पे डिवीज़न हुआ, तो उसके चलते कहीं ना कहीं इंडिया जो है वो पार्टीशन नहीं करवाना चाहता। क्योंकि पार्टीशन के बाद में आज हम देखो आज भी कहीं ना कहीं फंसे पड़े रहते हैं, कभी कश्मीर मुद्दे पे तो कभी हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट पे, तो ये कहीं ना कहीं चीज़ें हमें कहीं ना कहीं परेशान कर रही है। तो यही चीज़ कहीं ना कहीं बेस मानी गई कि इंडिया क्यों नहीं चाहता था 1948 में यूनाइटेड नेशंस में जनरल असेंबली की मीटिंग में कि पैलेस्टीन के 2 टुकड़े हो, जिनमें एक इजराइल बन जाएगा, एक पाकिस्तान, एक पैलेस्टीन बन जाएगा। तो ये चीज़ आप यहाँ पे समझ सकते हो। अगर आगे देखें तो हमने पीछे देखा इजराइल के साथ में हमारे क्या रिलेशन रहे। अब हम बात करते हैं पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एक वो ऑर्गेनाइजेशन जो कि पैलेस्टीन के लिए लड़ाई लड़ रहा था, उसके साथ में इंडिया के क्या रिलेशन थे। देखो जब 53rd सेशन था ना यूनाइटेड नेशन का, तब इंडिया ने अपनी तरफ से पैलेस्टीनियंस के लिए एक रेजोल्यूशन पारित करवाने की बात की, मतलब स्पॉन्सरशिप रखी थी कि हाँ इंडिया आगे आता है और कैसे भी करके पैलेस्टीनियंस को सेल्फ डिटर्मिनेशन मिलनी चाहिए। दैट मीन्स पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज करो, यूनाइटेड नेशंस में रिकॉग्नाइज करो। तो ऐसे में एक तो ये बात, दूसरी 1967 और 1973 के जो वॉर्स थे उसमें इंडिया ने इजराइल को आड़े हाथों लिया था और ये कहा था कि इजराइल जो है वो एग्रेसर है, एक आक्रांता है, ये कहा। फिर 1970 में इंडिया ने पीएलओ का जो लीडर था जिसका नाम था यासिर अराफात, उसको इंडिया में इनवाइट भी किया जाता है और वो इनवाइट इंडिया में विजिट भी करते हैं बार बार। तो ऐसे में इंडिया के रिलेशन पीएलओ के साथ में अच्छे बनते चले जाते हैं, या फिर इंडिया कहीं ना कहीं पैलेस्टीन का जो रीजन था उसको बिल्कुल भी डिस्कार्ड नहीं कर रहा था। 1975 में आप देखोगे इंडिया पहला नॉन अरब कंट्री था जहां पर पीएलओ का जो लीडर था वो यहां पर आता है और उनको वेलकम किया जाता है। वो कौन थे? यासिर अराफात। सिमिलरली जब ये कंटिन्यू चलता रहता है, आप मानो 1988 तक, यहां तक आप देखो। फिर उसके बाद में 4 साल की अगर बात की जाए, जब नरसिम्हा राव सरकार आती है 1990s में, उधर यूएसएसआर डिसइंटीग्रेशन हो जाता है और रही सही में 1990 में जो फर्स्ट गल्फ वॉर हो जाता है, तो उसमें कुवैत का साथ देने की बजाय जो पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन है वो सद्दाम का साथ देते हैं। तो अरब कंट्रीज जो हैं वो कहीं ना कहीं खुद को पैलेस्तीन से दूर कर लेते हैं। तो उस टाइम पर हमारी सरकार ने भी डिप्लोमेटिक मिशन अपना ओपन कर लिया था तल अवीव में, ठीक है। और साथ में आप देखोगे इंडिया ने एक तरफ ही नहीं, केवल इजराइल में ही अपने डिप्लोमेटिक मिशन ओपन नहीं किए थे, अपनी एम्बेसी ओपन नहीं की थी। दूसरी तरफ आप देखोगे गाजा स्ट्रिप जो कि पैलेस्टीन का ही पार्ट मानो आप, ठीक है। तो ऐसे में वहां पर भी रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस खोल दिया गया था। फिर आप देखोगे कि इंडियन गवर्नमेंट ने अपना जो ऑफिस था वो गाजा पट्टी से, गाजा स्ट्रिप से शिफ्ट करके रामल्ला जो कि पैलेस्टीनियन हिस्से में वेस्ट बैंक में लोकेटेड है, वहां पर इन्होंने शिफ्ट कर लिया। तो इसकी वजह क्या थी? देखो होता क्या है, टाइम जैसे जैसे बीतता है ना, तो पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन पीएलओ और एक हमास नाम से एक ग्रुप और निकल के आ जाता है। तो ऐसे में हमारे रिलेशन तो पीएलओ के साथ में है ना, तो हम तो वहां पर रहेंगे जहां पर पीएलओ है। तो पीएलओ तो ऑपरेट कर रहा था वेस्टर्न बैंक से, जिसमें ये आ जाता है रामल्ला और ये जो ईस्टर्न यरूशलेम, ये सब आ जाते हैं, ठीक है। हमास कहां से कर रहा है, कहां पर कंट्रोल है? गाजा पे। तो ऐसे में पीएलओ के साथ में हमारे रिलेशन थे, तो हमने वहां से, कहां से? गाजा स्ट्रिप से हमारी ऑफिस को शिफ्ट कर दिया रामल्ला में। तो एक ये तरीका आप देखो कि इजराइल के साथ साथ में हमने हमारे बैलेंसिंग रिलेशनशिप कंटिन्यू रखे। फिर आप देखो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में 2003 में एक रेजोल्यूशन लाया जाता है जिसमें यह कहा जाता है कि इजराइल अगर कोई एक सेपरेट
करने वाली वॉल अगर क्रिएट करता है, मतलब दीवार खड़ी कर दे जिससे कि इजराइल जो है वो पैलेस्टीन से बिल्कुल सेपरेट हो जाए, तो उस टाइम पर इंडिया ने इजराइल के अगेंस्ट में वोट किया था कि बोला ऐसी ऐसी सेपरेट वॉल नहीं होनी चाहिए, सेपरेशन वॉल नहीं होनी चाहिए। दूसरा, पैलेस्टीन को एक फुल मेंबर यूनेस्को का बनाने के लिए 2011 में इंडिया ने अपनी तरफ से पूरा भरसक प्रयास किया था, पूरा सपोर्ट किया था। ऐसे में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का रेजोल्यूशन लाया जाता है और उसमें पैलेस्टीन को एक नॉन मेंबर के तौर पे, ऑब्जर्वर के तौर पे यूनाइटेड नेशन में अपॉर्चुनिटी मिलती है, जिसके पास में वोटिंग राइट नहीं है। पर फिर भी इंडिया ने लगातार पैलेस्टीनियन फ्लैग को सपोर्ट किया, यहां तक कहा कि यूनाइटेड नेशन की जो बिल्डिंग है न्यूयॉर्क में, बोलो वहां पर पैलेस्टीनियन फ्लैग को भी होस्ट करवाओ। तो इस तरीके से आप देख सकते हो इजराइल के साथ में हमारा रिलेशन और पैलेस्टीन के साथ में हमारा रिलेशन। अब बात करते हैं कि 2014 के बाद में क्या होता है। देखो कि 1992 में जब हमने पहली बार इंडिया इजराइल रिलेशनशिप की बात की, तल अवीव में हमारी एक तरीके से डिप्लोमेटिक ऑफिस ओपन हो जाता है, तो उसके बाद में हम एंगेजमेंट शुरू कर देते हैं, चाहे वो डिफेंस की बात करो या फिर साइंस और टेक्नोलॉजी की बात करो या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करो। इनमें हमने हमारे रिलेशनशिप को और इंप्रूव करना शुरू कर दिया इजराइल के साथ में। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, उस टाइम पर पहली बार हमारे यहाँ से इंडियन मिनिस्टर जो थे एल के आडवाणी जी, वो जाते हैं इजराइल की विजिट पे। फिर पहली बार हमारे फॉरेन मिनिस्टर की विजिट होती है जसवंत सिंह जी की, वो भी जाते हैं वहां पर। और पहली बार इजराइल के प्राइम मिनिस्टर जिनका नाम था एरियल शरोन, ठीक है, एरियल शरोन जो है वो इंडिया की विजिट पे आते हैं जो 2003 में। तो ऐसे आप देखोगे कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी उस टाइम पर इंडिया इजराइल रिलेशनशिप एक शिफ्ट लेना शुरू करते हैं। जबकि फिर बाद में आपको पता ही है कि यूपीए गवर्नमेंट आती है, मनमोहन सिंह जी की सरकार आती है, तो उस टाइम पर वहां पर पीएलओ की जो कमांड है वो हाथ आ जाती है किसके, महमूद अब्बास के। और महमूद अब्बास के साथ में भी कहीं ना कहीं रिलेशनशिप अच्छे खासे बने रहते हैं इंडिया के, क्योंकि वेस्ट बैंक में ही है रामल्ला और ये ईस्टर्न यरूशलेम सारा। वेस्ट बैंक कौन सा, जो कि डेड सी के वेस्ट में है, जो मैं मैप आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो वहां पर आप देखोगे कि महमूद अब्बास जो है वो 2005, 2008, 10, 12 इनमें इंडिया की विजिट के लिए आते हैं। तो ऐसे में पैलेस्तीन के साथ में इंडिया के रिलेशन ठीक हो जाते हैं। फिर आप देखते हो नरेंद्र मोदी सरकार आती है और फिर उसके बाद में अब इजराइल के साथ में हमारे रिलेशन क्या है, बहुत ही आगे बढ़ चुके हैं। तो इसी पॉइंट पर यहां पर राइटर बोलना चाह रहे हैं कि आप देखो कि इंडिया ने इजराइल के साथ में रिलेशनशिप बनाने की बात का सिग्नल तब देना शुरू किया जब इजराइल के अगेंस्ट में वोटिंग हो रही थी और इंडिया ने एब्सटेन कर दिया कि हम तो वोट देंगे ही नहीं। वो भी मुद्दा क्या था, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल का एक रेजोल्यूशन था जिसमें यह प्रोविजन था कि कहीं ना कहीं इजरायली फोर्सेस जो हैं वो मतलब निर्दोष सिटीजन्स को मार रही है। एक तरफ इजरायली फोर्सेस अटैक करती हैं तो दूसरी तरफ हमास जो कि गाजा स्ट्रिप से ऑपरेट कर रहा है। तो ऐसे में 2014 में ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ था ना, तो उसमें लगभग 2000 लोगों की डेथ हुई थी। तब ये रेजोल्यूशन लाया गया था और इंडिया ने वोटिंग से एब्सटेन कर दिया था, खुद को दूर कर लिया था। दूसरा, यूएनएचआरसी की इंक्वायरी की बात भी की गई थी, तो उसमें भी इंडिया ने खुद को एब्सटेन कर लिया। तो ओवरऑल पॉइंट क्या आ गया कि कहीं ना कहीं इंडिया जो है वो प्रो इजराइल होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात आ जाती है ईस्टर्न यरूशलेम की। अब यरूशलेम की जब बात आए तो यरूशलेम को एक तरीके से यूं मानो कि बहुत बड़े हिस्से पर तो इजराइल का बहुत अधिकार हो चुका है वेस्टर्न यरूशलेम पे। अब ईस्टर्न यरूशलेम जो बचा है ना, ये बड़ी सिटी है, बहुत इंपॉर्टेंट हॉली सिटी है ज्यूज के लिए और इस्लाम के जो लोग हैं उनके लिए भी। तो ऐसे में ये कहीं ना कहीं अब ईस्टर्न यरूशलेम के ऊपर भी नजर गाड़ने की पूरी कोशिश है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने अपने स्टेटमेंट में कह भी दिया था, बोले यरूशलेम जो है वो इजराइल की कैपिटल है, यहां तक कह दिया था। पर उससे पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं इंडिया का क्या स्टैंड था। देखो इंडिया हमेशा से शुरुआत में तो क्या बात की थी हमने 1948 में कि बोला पैलेस्टीन के डिवीजन नहीं होने चाहिए। फिर इंडिया कहीं ना कहीं अपना एक सपोर्ट एक्सप्रेस करना शुरू कर दिया था कि भाई इजराइल और पैलेस्टीन का प्लान 2 स्टेट सॉल्यूशन होना चाहिए, डिवीजन करवा दो, कैसे भी करके इस मैटर को खत्म करो। तो ऐसे में हमारे यहाँ से हमारे प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी जाते हैं वहाँ पर और ये कहते हैं कि देखो रामल्ला बहुत इंपॉर्टेंट जगह है जो कि पैलेस्टीनियन टेरिटरी है और साथ में इंडिया की पोजीशन ये है कि कहीं ना कहीं पैलेस्टीन एक इंडिपेंडेंट कंट्री के तौर पे बना रहे। तो एक बैलेंस बनाने की बात शुरू हो गई फिर से। फिर आप देखोगे फरवरी 2018 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की विजिट होती है इजराइल में
और आप देख सकते हो कि रामल्ला के बारे में इन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, ज़्यादा कोई मेंशन नहीं किया। तो कहने का मतलब जो हाइपनेटेड कर रहे थे, एक तरफ तो हम इजराइल और पैलेस्तीन को ये हाइपनेशन मतलब दोनों की बात कर रहे हो, अब आप केवल एक कंट्री की बात करते हो, दैट मीन्स डी हाइपन कर रहे हो। इसका मतलब क्या हो गया कि कहीं ना कहीं इंडिया जो है वो अब इजराइल के फेवर में बातचीत करनी शुरू कर रहा है। दूसरी तरफ अगर देखिए इसी बीच में कि इंडिया जो है वो अपने रिलेशन अरब कंट्रीज के साथ में बढ़ाना शुरू कर देता है, जैसे कि सऊदी अरब और यूएई के साथ में आज रिलेशन कितने शानदार है। तो ऐसे में एक तरफ तो रिलेशन बनने शुरू हो गए इजराइल से, दूसरी तरफ अरब कंट्रीज से, तो ये भी एक बैलेंसिंग की बात होगी। अब बात आ जाती है बैलेंसिंग एक्ट को कैसे अमली जामा पहनाती है भारत सरकार। देखो 2017 में यूनेस्को के अंदर इजराइल के अगेंस्ट में एक रेजोल्यूशन लाया जाता है जिसमें इंडिया एब्सटेन करता है। सिमिलरली यूएनएचआरसी ह्यूमन राइट काउंसिल की बात करें, उसकी 46 सेशन में जेनेवा में आप देखोगे वो वोटिंग हुई तो इंडिया ने इजराइल के अगेंस्ट में वोट किया। तो यहां पर तो एब्सटेन कर दिया और यहां पर अगेंस्ट में वोट कर रहा है। तो ओवरऑल बात क्या आ गई, ह्यूमन राइट्स की जब भी बात आ रही है ना तो इंडिया कहीं ना कहीं इजराइल के अगेंस्ट में या फिर इजराइल से बिल्कुल इतर साइड में खड़ा है। कुल मिला के बात यह है। तो 3 रेजोल्यूशन थे जिनमें एक तो ये था कि पैलेस्टीनियन लोगों को सेल्फ डिटर्मिनेशन मिले, मतलब उनको सिटीजनशिप मिले, मतलब पैलेस्टीन एक कंट्री बने। दूसरा, इजराइल की जो सेटलमेंट पॉलिसी है उसको लेकर के इंडिया बहुत क्रिटिकल है इजराइल का कि आप इस तरीके से दूसरे की जमीन नहीं हड़प सकते। तीसरा, ह्यूमन राइट्स की सिचुएशन को लेकर के, वो भी पर्टिकुलरली कहां पे, गोलन हाइट्स में। अब आप देखोगे हमने अभी मेडिटेरेनियन सी का मैप देखा था ना, उसमें आपने नोटिस किया होगा कि इजराइल का जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है वो सीरिया के साथ में कनेक्ट होता है और वहीं पर गोलन हाइट्स लोकेटेड है। तो बोला वहां पर ह्यूमन राइट सिचुएशन बहुत बिगड़ी हुई है। तो इन तीनों चीजों में इंडिया ने इजराइल के अगेंस्ट में वोट किया, ठीक है ना। और दूसरी तरफ ह्यूमन राइट्स की बात करें पैलेस्टीन में, वो भी कहां पर, ईस्टर्न यरूशलेम में, बोला वहां पर भी इंडिया कहीं ना कहीं इजराइल के अगेंस्ट में। तो पॉइंट यहां पर क्या आ गया कि पहले इंडिया प्रो इजराइल हुआ और फिर अब बैलेंस करना फिर से स्टार्ट कर दिया। और रही सही में अब ये जो लेटेस्ट कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इसमें इंडिया ने जो स्टेटमेंट दिया, इंडिया की जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है यूनाइटेड नेशंस में, उन्होंने क्या कहा, एक ओपन डिबेट होनी चाहिए। तो ओवरऑल बात क्या आ गई है कि इंडिया फिर से एक सेटलमेंट चाहता है, 2 नेशन थ्योरी की तरफ इंडिया बढ़ रहा है। इसके अलावा आप देख सकते हो कि जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है आईसीसी, द हैग में लोकेटेड है ये भी, ठीक है। तो इसने क्या किया, अभी रिसेंटली एक स्टेटमेंट आए थे यहां से कि जो पैलेस्टीनियंस हैं उनके साथ में बहुत ज्यादा अत्याचार किए जाते हैं इजराइल के द्वारा, इजरायली फोर्सेस के द्वारा। तो ऐसे में इन सिक्योरिटी फोर्सेस के अगेंस्ट में रेजोल्यूशन लाया जाना चाहिए, बहुत कड़े कदम उठाने चाहिए। तो आप देखोगे कि इंडिया से कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर रहा था इजराइल कि इंडिया जो है वो इजराइल का सपोर्ट करेगा, क्योंकि ना तो आईसीसी का मेंबर है, ना तो आईसीसी को ज्वाइन कर रखा है इजराइल ने और ना ही इंडिया ने। पर आप देखोगे यहां पर कि इंडिया ने अपनी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। अब इस बात को लेकर के इजराइल थोड़ा सा नाराज भी हुआ, बट इंडिया ने एक स्टेटमेंट अपनी तरफ से क्लियर कर दिया। तो इसका मतलब क्या हो गया, ना तो इंडिया प्रो इजराइल है ना प्रो पैलेस्टीनियन है, उनके बीच में एक बैलेंस चाहता है इंडिया, ठीक है। इसी चीज को यहां पर बताया जा रहा है। अच्छा, फिर बात आ जाती है टेररिज्म को लेकर के। तो टेररिज्म पे तो देखो इंडिया और इजराइल जो है वो दोनों एक ही साइड में आपको दिखाई देंगे, बट अभी रिसेंट जो स्टेटमेंट्स निकले हैं उनमें कुछ ऐसा है कि इंडिया की तरफ से इजराइल की एक्टिविटीज को ज्यादा सपोर्ट नहीं किया जा रहा। तो पॉइंट यहां पर ये निकल के आ रहा है कि इंडिया जो है वो 2 नेशन थ्योरी की तरफ ही फिर से आ चुका है। कहीं ना कहीं थोड़ा सा इजराइल की तरफ टिल्ट हुए थे, बट अब बैलेंस बनाने की कोशिश की जा रही है, जो कि कहीं ना कहीं नीडेड है। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है सिंपल सा, ये डब्ल्यूएचओ और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक लॉन्ग वर्क आवर्स के ऊपर स्टडी की गई थी कि ज़्यादा लंबे समय तक कोई काम करता है ऑफिस में तो बोले ज़्यादा चांसेस होते हैं मरने के। तो ऐसे देखोगे कि 2016 में, ठीक है, लगभग स्ट्रोक और हार्ट से रिलेटेड डिजीज से लेकर लगभग 7.45 लाख लोगों की डेथ हुई है, ठीक है। ये लेटेस्ट एस्टिमेट है कि 2000 के टाइम पे तो केवल ये इंक्रीमेंट देखो 2000 के कंपैरिजन में 2016 में अगर देखोगे ना तो 29% इंक्रीज हुआ है। तो ऐसे में वर्किंग आवर्स इंक्रीज होना ये बहुत चिंता की बात है। और रिसर्च में ये पता पड़ा कि वीकली 55 आवर्स तक काम कर रहे हैं लोग। तो ऐसे में उनको ज़्यादा एंजाइटी, स्ट्रेस, तो उसके चलते हार्ट डिजीज या फिर स्ट्रोक्स आ जाते हैं। तो ऐसे में उनकी
डेथ हो जाती है। तो यही चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। इस एनसर्कल किए हुए पैराग्राफ को आप अच्छे से और पढ़ लो और समझ में आ जाएगा आपको अच्छे से। ठीक है, आगे देखते हैं। लास्ट आर्टिकल है फरजाद बी की, तो बात मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको मोटी मोटी। ठीक है, आईडीबीआई बैंक के स्टेक्स को सेल करने की बात हो रही है, ऑन ट्रैक है, इसकी अप्रूवल दे दिया गया है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। अब आपके लिए टास्क क्या है कि कैबिनेट कमेटीज कौन कौन सी होती हैं और उनमें किस किस को चेयर प्राइम मिनिस्टर करते हैं और किस को दूसरे मिनिस्टर्स भी चेयर करते हैं, ये बताओगे आप, या बताओगे भी नहीं तो कम से कम पढ़ तो लेना आप। ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे LIC के स्टेक्स हैं, वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहीं ना कहीं एक तरीके से बेचने वाली है। तो अभी जो ऑनरशिप की बात की जाए ना, तो आईडीबीआई बैंक में तो देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑनरशिप है 45.48%, जबकि LIC में 49.24%। तो ऐसे में अपने स्टेक्स को और रिड्यूस करने की बात की जा रही है। इसको बोलते हैं स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट या डिवेस्टमेंट, ये ध्यान रखोगे आप। ठीक है, अब आपके सामने छोटी सी टास्क, अब इसमें यही चीजें बताई जा रही हैं। अच्छा, एक चीज और बताई जा रही है इंपॉर्टेंट, कि आईडीबीआई जो कि प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, आरबीआई के द्वारा एक प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन प्रोग्राम चलाया गया, जिसमें अगर कोई भी बैंक अगर सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहा है, चांसेस हैं कि वो फेल हो सकता है, तो ऐसे में इस प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन प्रोग्राम के अंडर में उसको ले लेता है और फिर उसको करेक्ट करने के लिए बोला जाता है। अब उसमें करेक्शन के लिए क्या किया जाता है, सबसे पहली चीज कि वो अपने कोई भी एक्सपेंशन, नई ब्रांचेस खोलने से आरबीआई रोक देता है। दूसरा, कहीं पर भी इन्वेस्ट करे, कुछ और ज्यादा लोन दे, उन पर लगाम लगा दी जाती है आरबीआई के द्वारा। तो ऐसे में क्या होता है, आईडीबीआई की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस थोड़ी अच्छी हो जाती है और इसको अभी कुछ महीनों पहले ही आरबीआई के प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क से बाहर निकाला जाता है और अल्टीमेटली अब क्या हो जाता है, आईडीबीआई से अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने स्टेक्स को और रिड्यूस करेगी। डिसइन्वेस्टमेंट का जो फंक्शन है वो परफॉर्म किया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, डीपम। ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में काम करता है। अगर मैं गलत हूं तो आप कमेंट बॉक्स में बताना। ओके, इसके अलावा और तो कुछ काम की है नहीं, तो आपको छोटी सी चीज क्या करनी है, डिसइन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन, इनमें डिफरेंस क्या है ये जरूर देख लेना। तो डिस्कशन में इतना ही कंटेंट था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कुछ बच गया हो तो खुद से कर लो। थैंक यू।